क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर और एनर्जी डेंसिटी के ऊपर और एलसी ऑसिलेशन के ऊपर। मैंने कई बार बोला है बच्चों को कि बेटा अपना रेगुलर वर्क वीडियो से देखते रहें। और आज जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक की, वो टॉपिक है हमारे पास एवरेज पावर। एवरेज पावर हमें निकालनी होगी। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि एवरेज पावर निकालिए किसी भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के रिगार्डिंग। तो हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़े हैं और उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग अगर मुझे एवरेज पावर पूछी जा रही है तो एवरेज पावर वो निकालनी कैसी है वो हमें यहाँ पढ़नी होगी। तो हमारा जो एवरेज पावर का आज का टॉपिक है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो आप। क्लास बेटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में एवरेज पावर निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज पावर का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। जब आपको ये पता होगा कि एवरेज पावर का फॉर्मूला कैसे बनता है तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के रिगार्डिंग तुम आसानी से एवरेज पावर निकाल सकते हो। तो देखो ज़रा ध्यान से कि एवरेज पावर बनती कैसे है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एवरेज पावर होती क्या है पहले वो हमें पता होनी चाहिए। एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क। कि जैसे एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, एवरेज स्पीड हमने पढ़ी थी, ऐसे ही हमारे पास एवरेज पावर। वैसे तो पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो भाई जब मैं एवरेज पावर की बात करूंगा तो पावर हो जाएगी टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। तो लो भाई ये मैंने मान लिया टोटल वर्क और ये मैंने मान लिया टोटल टाइम। तो एवरेज पावर बन गई क्या हमारे पास, पी एवरेज बन गई W/T। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है। दरअसल मुझे ये पता करना होगा कि टोटल वर्क किसी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में होगा कितना। मतलब ये वर्क का मतलब सीधा सीधा एनर्जी से। तो वो एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, ये वर्क का फॉर्मूला, ये अगर आपको पता लग जाता है तो सीधा यहाँ पुट करके मैं एवरेज पावर निकाल सकता हूँ। एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा W/T। लेकिन ये जो W है ना, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एनी काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो इस टोटल वर्क को निकालना कैसे है, पहला काम अपना ये होना चाहिए। तो ध्यान से समझो, क्योंकि एवरेज पावर का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास जो होती है वो दो फॉर्मूले लेके आती है अपने साथ। एक तो होता है इंस्टेंटेनियस पावर किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर dW/dt, एंड द P इंस्टेंट इज ऑल्सो I इंटू V, प्रोडक्ट ऑफ IV। ये हमने 10th क्लास में पढ़े थे। तो ये दो फॉर्मूले अपने पास, इनको अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, IV बराबर dW अपॉन में dt। एंड फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल वर्क के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो VI इंटू dt। ये आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल वर्क मुझे यहाँ एवरेज पावर के लिए टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क के लिए मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो VI और इंटू dt ये बन जाएगा। और यहां से जब dW का इंटीग्रेशन W, यहां पे इंटीग्रेशन हम कर देंगे, ये लो। मुझे जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए ना, वो कितने, जो एवरेज पावर मुझे चाहिए वो कितने टाइम के लिए चाहिए, कैपिटल T के लिए। शुरुआत में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0। और भाई ये dW का इंटीग्रेशन तो W हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, dt के रेस्पेक्ट में। तो शुरुआत में टाइम कितना था, 0। और एक कंप्लीट साइकिल होने में, या मैंने कहा कि जो टोटल टाइम हमें चाहिए वो कितना ले रखा है, t। तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां हो गया, 0 से t। तो जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला बना वो यहां से क्या बना, इंटीग्रेशन 0 से t VI और इंटू dt। This is the required total amount of work done formula for any kind of the electrical component। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला मैं यहां पुट करूं तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, 1/T। देखो ये 1/T तो एज इट इज है, और W की जगह मुझे ये लिखना है। तो W की जगह जब ये लिखूंगा तो क्या आएगा, 0 से T, दैट इज VI और इंटू dt। तो ये है आपका एवरेज पावर फॉर्मूला। क्या है एवरेज पावर फॉर्मूला, अपने दिमाग में बिठा लो। ये एवरेज पावर फॉर्मूला होता क्या है,
एवरेज पावर होती है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, और टोटल वर्क के निकालने के लिए मैंने यूज किसका किया, इंस्टेंटेनियस पावर का। इंस्टेंटेनियस पावर के दो फॉर्मूले हैं, दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये बन जाएगा, मुझे चाहिए टोटल वर्क, यहां से वर्क कितना मिलेगा, छोटा, ये मिल गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहां करूंगा तो dw का तो हो जाएगा टोटल वर्क, और vi इंटू डी टी, यहाँ जो हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो टाइम शुरुआत में कितना, 0, और कंप्लीट साइकिल कितने में, t में, क्योंकि यहाँ जो मैंने v और i लेनी है ये अल्टरनेटिंग है, और अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ अपना टोटल साइकिल, या हम कहें अपना एक साइकिल है वो कैपिटल टी टाइम में पूरा करता है, ये ऐसा हमने मानना है। तो 0 से t टाइम इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 0 से t, क्योंकि मैं कंप्लीट साइकिल के लिए देख रहा हूं, तो 0 से t वी आई और इंटू डी टी, ये है टोटल वर्क, और इस टोटल वर्क को उठाकर यहां रखेंगे तो एवरेज पावर का फॉर्मूला अपने पास ये बनेगा। तो जो एवरेज पावर का हमारे पास फॉर्मूला बना, इस एवरेज पावर के फॉर्मूले का हमें यूज कैसे करना है बेटा, वो देखो जरा ध्यान से। यूज कुछ ऐसे करना है कि भाई एवरेज पावर का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, क्या बना, P एवरेज 1/T इंटीग्रेशन वी आई इंटू डी टी लिमिट 0 से t, ऐसा ही बनेगा। तो इस फॉर्मूले का हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वो बहुत 3 है बेसिकली 12th क्लास के लिए, एल सी और आर, और एक बार कंबाइन कंपोनेंट के लिए ले लेंगे एलसीआर के लिए, इकट्ठा एलसीआर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, और एक बार इंडक्टर के लिए इंडिविजुअल, एक बार रजिस्टर के लिए इंडिविजुअल, और एक बार कैपेसिटर के लिए इंडिविजुअल। तो जरा ध्यान से देखो कि भाई हम सबसे पहले मैं इंडक्टर का निकाल देता हूं, क्योंकि एक अगर आपको समझ में आ गया ना तो दूसरा बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं इंडक्टर की एवरेज पावर निकाल रहा हूं। इंडक्टर के अंदर अगर मुझे एवरेज पावर निकालना है तो फॉर्मूला तो ये है, तो इंडक्टर का मुझे क्या पता होना चाहिए कि इंडक्टर को V कितना देंगे और I कितना देंगे। तो मैंने तुम्हें पीछे जब फेजर डायग्राम पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर जब हम V और I लेते हैं तो आपको ये पता होगा कि इंडक्टर में करंट पीछे चलता है और वोल्टेज आगे चलती है। करंट कितने पीछे चलता है बेटा, वोल्टेज से कितने फेज से पीछे चलता है, 90 डिग्री फेज से पीछे चलता है। तो 90 डिग्री फेज से पीछे चलता है, तो हमने इक्वेशन बनाई थी, ध्यान हो तो, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंडक्टर के अंदर गिवन वोल्टेज थी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और हमारे पास करंट का जो इक्वेशन बना था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसा ही कुछ लिखा गया था, ध्यान हो तो। और मैंने तुम्हें कहा था कि ये मैंने बनाई है, इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया था। एक्चुअली में ये इक्वेशन क्या थी, आपको ध्यान हो, I बराबर माइनस ऑफ I नॉट कोस ओमेगा टी, याद आया कुछ, क्योंकि इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके इस फॉर्मेट में लिखा था, माइनस I नॉट कोस ओमेगा टी को रीअरेंज करके मैंने इस फॉर्मेट में लिखा था। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर अपनी 2 है, जो मुझे यहां उठाकर पुट करनी है, एंड वी गेट द एवरेज पावर। सभी में एवरेज पावर में आपको यही करना है कि आपको V और I का पता होना चाहिए, और ये ध्यान रखना कि एवरेज पावर मैंने बताई कैसे है, कैसे निकालनी है, बहुत आसान सा स्टेप था। तो देखो जरा ध्यान से, तो P एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से V और I दोनों मिल गए मुझे, दोनों को उठाकर रख देंगे वहां पे, तो क्या आ जाएगा भाई, 1/T इंटीग्रेशन 0 से T माइनस ऑफ V नॉट I नॉट कोस ओमेगा साइन ओमेगा T और कोस ओमेगा T और इंटू डी टी, लिख दिया भाई। माइनस V नॉट और I नॉट ये तो कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लो, ले लेंगे तो क्या आएगा, P एवरेज बराबर माइनस ऑफ V नॉट I नॉट अपॉन में T इंटीग्रेशन लिमिट 0 से T साइन ओमेगा टी। अब देखो यहां पर माइनस V नॉट I नॉट को तो मैंने बाहर ले लिया, ये जो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी है इसका एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P एवरेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ V नॉट I नॉट अपॉन में 2T इंटीग्रेशन 0 से T, ये हो गया बेटा साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, तो यहां पर इस स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे बेटा, यहां से
पी एवरेज इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2t, इसका इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहां से, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और नीचे 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा, लिमिट 0 से t। अब यहां से माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों हो गए प्लस, प्लस होने के बाद आई नॉट वी नॉट 2 2 दूनी 4, ये 2 ओमेगा भी बाहर ले लिया मैंने, तो क्या आ गया 4 ओमेगा टी, और लिमिट अब रखनी है सिर्फ किसके ऊपर, कोस 2 ओमेगा टी, लिमिट 0 से t, इस पर लिमिट रखनी है। तो यहाँ जो आपको ये स्मॉल टी दिख रहा है, स्मॉल टी की जगह आपने एक बार कैपिटल टी रखना है अपर लिमिट, और एक बार ये जो स्मॉल टी दिख रहा है इसकी जगह एक बार हमें क्या लिखनी है बेटा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला आई होप सभी को समझ में आया होगा। बहुत आसान स्टेप है, आपको क्या करना था ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है बेटा। अब देखो इसमें अगला स्टेप हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये लिमिट पुट करनी है, करना ये, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन में 4 ओमेगा टी कोस 2, ये जो ओमेगा है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, तो दो तो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाई टी, मैंने ये दो तो एज इट इज रखा, ओमेगा को क्या लिख दिया 2 पाई बाई टी, और ये जो स्मॉल टी है इसकी जगह एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार स्मॉल टी है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑलरेडी 0 है तो वो सारे एंगल को 0 कर देंगे, तो कोस 0 आ गया हमारे पास। पुट करेंगे तो वी नॉट आई नॉट अपॉन में 4 ओमेगा टी, टी से टी कट गया, और कोस 4 पाई कितना होता है, कोस 4 पाई अपने पास होता है 1, कितना होता है बेटा 1, क्योंकि मैंने आपको समझाया था एक फॉर्मूला कि भाई कोस पाई 3 पाई 5 पाई, मतलब कोस के एंगल की वैल्यू अगर ओड पाइज में चली जाती है, ओड एंगल चला जाता है, जैसे पाई आ गया 3 पाई आ गया 5 पाई आ गया, तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी -1, लेकिन अगर इवन आ गया तो क्या लेना है +1, तो t से t कट गया और कोस 4 पाई बन गया, कोस 4 पाई अपने पास 1, और कोस 0 कितना होता है 1, 1 से 1 कट गया, तो ये आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास 0। तो एवरेज पावर आपसे पूछी जाए 3 नंबर के अंदर कि एक इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी होती है, तो आपने क्या बताना है 0, क्या बताना है 0, ये ध्यान रखना है। और अब इसके बाद इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी होती है, तो एक इंडक्टर में एवरेज पावर हमेशा 0 होती है, कारण क्या लिखोगे, बिकॉज द करंट एंड वोल्टेज, जो करंट है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाय 2, ये आपने रीजन लिखना है कि करंट है ना वो वोल्टेज के पीछे चलता है, कितने फेज से बेटा, पाई बाय 2 फेज से, इसीलिए उसका एवरेज पावर कितना है 0 है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब जैसे मान लो आपने कैपेसिटर का ही निकालना है, तो इस पूरे डेरिवेशन में आपने कोई चेंजमेंट नहीं करना है, बस जहां पर माइनस था ना वहां प्लस लेना है। करना क्या है, इधर ध्यान दो एक बार, मैंने क्या क्या करना है इसमें, चेंज कुछ नहीं करना है बेटा, जैसे चल रहा था वैसे ही। देखो यहां से मैंने स्टेप उठाए थे, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्टेप में आंसर आ गया, तो आपने यही स्टेप फिर से फॉलो करने हैं, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। ध्यान दो, कैपेसिटर का एवरेज पावर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपने यही सारे स्टेप फॉलो करने हैं, बस एक छोटा सा चेंजमेंट करना है, वो ध्यान से देखो। कैपेसिटर की एवरेज पावर, ये अपना दूसरा टॉपिक है आज का, जिसमें हम एक तो इंडक्टर की एवरेज पावर निकाल चुके हैं, कितनी आई 0, और 3 नंबर में पूछा जाएगा तो पूरा डेरिवेशन आपको एज इट इज करना है। अब कैपेसिटर के लिए पूछा जाए तो कैपेसिटर में भी हम वोल्टेज कितनी देते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, इंडक्टर में करंट पीछे चलता है, कितने फेज से, पाई बाय 2 से, लेकिन कैपेसिटर में करंट कितने फेज से आगे चलता है, पाई बाय 2 फेज से आगे चलता है। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और आपको ध्यान हो कि मैंने जब फेजर पढ़ाए थे कैपेसिटर के, तो उसमें मैंने कहा था कि करंट को मैंने साइन की फॉर्म में रीअरेंज किया है, एक्चुअल में करंट का जो फॉर्मेट था वो कोस में था, और वो था हमारे पास I बराबर I नॉट कोस ओमेगा टी,
तो देखो ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को अगर मैं कैपेसिटर की इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करूं, जिसके लिए मैंने डेरिवेशन किया, उसमें और इसमें एक ही फर्क है कि वहां करंट के आगे क्या आ गया था, माइनस, और यहां पर करंट के आगे क्या आया है, प्लस। यही दो बातें हैं जो इसको डिफर करती हैं, आई और वी कितना अलग करता है एक दूसरे को। तो यहां पर आपने क्या करना है कि बस ये जो माइनस लिखा था ना बेटा एवरेज पावर के फॉर्मूले में, ये माइनस हटा देना है, यहां से माइनस हटा दो, ये माइनस हट गया, ये माइनस हट गया, तो यहां क्या रहेगा, इसके साथ वाला ये माइनस तो बाहर ही रहेगा ना भाई। यहां पर जो माइनस माइनस प्लस हमने किया था, ये माइनस मैंने हटा दिया, तो ये माइनस बाहर आ गया। लेकिन अभी भी अगर ये माइनस है तो अभी भी अंदर का आंसर तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला देख लो, ये एज इट इज मैंने कोई चेंजमेंट नहीं की। एक छोटी सी ट्रिक मैंने यूज की है कि भाई एवरेज पावर इंडक्टर और कैपेसिटर में कैसे निकालते हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टर में जो मैंने अभी समझाया उसको देखें ध्यान से, कि सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों का आंसर एवरेज पावर कितना होता है, एक इंडिविजुअल कैपेसिटर और एक इंडिविजुअल इंडक्टर के अंदर एवरेज पावर 0 होती है। और एक एक नंबर के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई कैपेसिटर में करंट आगे और वोल्टेज पीछे, दैट मींस करंट लीड अहेड बाय फेज ऑफ π/2 एंड इन इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज ऑफ π/2। ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है। और ये एक एक नंबर में पूछा जाए तो ऐसे जवाब देना है, और 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको पूरा डेरिवेशन यहां तक करना है। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा हमने बात की लास्ट लेक्चर में कि भाई हमारे पास एवरेज पावर ऑफ रजिस्टर हमने पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है। क्योंकि हम एवरेज पावर की बात कर रहे थे पीछे कि एवरेज पावर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है एवरेज पावर से रिलेटेड। तो आज हम रजिस्टर में एवरेज पावर निकालेंगे। मैंने कल इंडक्टर में बताया, और इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर मैंने तुम्हें यह भी समझाया कि कैपेसिटर में ये चीज़ कैसे इन्वॉल्व होती है। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों एवरेज पावर में, सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब एक रजिस्टर में अगर मैं एवरेज पावर निकालूं तो वो क्या होगा, ध्यान से समझो। तो मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया कि भाई एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन VI इंटू dt एंड दैट इज 0 से t, यही होता है ना। तो अब रजिस्टर में करेंगे तो रजिस्टर के अंदर हमें पता है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं। अप्लाइड वोल्टेज ये हो गई और करंट की वैल्यू I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, because both current and voltage are parallel to each other, they have zero phase difference। तो करंट और वोल्टेज अगर दोनों में 0 फेज डिफरेंस है तो इनकी एवरेज पावर क्या आ जाएगी। तो एवरेज पावर अगर मैं निकालूं तो 1/t इंटीग्रेशन V0 I0 बाहर ले लिए, अंदर क्या बचेगा, इसका भी साइन इसका भी साइन, तो क्या बन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने V और I की वैल्यू उठाकर उसमें रख दी, तो मेरे पास V0 और I0 तो बाहर आ गए, नीचे डिवाइडेड किससे है, टी से, और अंदर साइन, और साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो और लिमिट कहां से कहां, 0 से टी। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया तो आपके पास इसका एवरेज पावर का आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना है कैसे करना है। पीछे हम पढ़ के आए थे इंटीग्रेशन किसका, देखो इंटीग्रेशन संभाल के रखो, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट्स जो है ना वो इसमें थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स इसमें यूज़ होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा कोई यूज़ नहीं हो रहा। आपको 2-3 बातें स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड याद होनी चाहिए कि भाई आपको इसको करना कैसे है। अभी पीछे मैंने एक इंटीग्रेशन तुम्हें समझाया कोस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी का, साइन 2 ओमेगा टी का लिमिट 0 से टी का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें समझाया, जिसका आंसर हमने बताया बेटा कितना आया, 0। क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम सोल्व करते हैं इन इंडक्टर और इन कैपेसिटर के एवरेज पावर निकालते वक्त। यहां पर मेरे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ना कि साइन 2 ओमेगा टी, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी पावर में है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, वो होता है हमारे पास 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, because cos 2 omega t is equal to 1 minus 2 sin square omega t।
ये अगर मैं cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला निकालूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये लिखना है, तो ये लिखते हैं, देखो क्या आता है। तो वी नॉट आई नॉट अपॉन में, ध्यान से देखना है बेटा, इसकी जगह इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि एक फॉर्मूले के रिगार्डिंग मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्क्वायर में था, इसका इंटीग्रेशन किस में था? स्क्वायर में। और स्क्वायर में डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इसको रिजोल्व करके आंसर निकाल सकता हूं। तो भाई ये दो तो नहीं, बाहर आ जाएगा, लो जी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से टी, अंदर रह गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी। ये नीचे वाला दो मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन में। अब वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2t, 1 का इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है। तो देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारे पास t, माइनस कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया 2 ओमेगा, यही होगा, ठीक है। और हमारे पास लिमिट है 0 से t, ये बन गई हमारे पास, लिमिट आ गई 0 से t। इस चीज को सॉल्व करें तो वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2t, लिमिट इसके ऊपर भी लिमिट लगानी है और इसके ऊपर भी लिमिट लगानी है, दोनों पे अलग अलग लिमिट लगानी है, ठीक है। इस पे लगा दें t पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो क्या बन जाएगा? t माइनस 0 माइनस, अब मुझे इसकी लिमिट को सॉल्व करना है भाई। इसकी लिमिट तो मैंने रख दी, इसकी लिमिट तो मैंने रख दी, चलो ये दिखाई नहीं दे रहा लगता है मेरे ख्याल से, चलो इसको इधर बना देते हैं। यहां तक हो गया बेटा। अब देखो मुझे क्या करना है, एक तो इस t के ऊपर लिमिट लगानी है और एक इस t पर लिमिट लगानी है। मैंने 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, t आ गया, वो क्योंकि dt से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया t और कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, और साइन का होता है माइनस कोस, तो कोस का हो गया साइन 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन नीचे क्या हो गया? 2 ओमेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो अब इसमें लिमिट रख रहा हूं मैं, तो P एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2t, एक बार तो इस t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज t माइनस 0 माइनस, अब इस सारे के ऊपर लिमिट लगाते हैं तो देखो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 ओमेगा को बाहर ले लूं और मुझे लिमिट लगानी है इस t पर, तो 2 ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया ना, इसको बाहर ले लिया मैंने, तो इस पर लिमिट लगाएंगे तो साइन 2 ओमेगा, देखो ये तो 2 रहा, और ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय टी, और इस t की जगह एक बार अपर लिमिट, इस t की जगह एक बार लोअर लिमिट, तो दैट इज t माइनस और साइन 0, ये बन गया अपने पास। ये हमने इसको सॉल्व किया, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P एवरेज कितना आ जाएगा बेटा? वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2t मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको सॉल्व करेंगे तो t में से 0 गया तो 0, सॉरी t में 0 गया तो t, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, अब t से t काट दो तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पर साइन 4 पाई, अब साइन पाई हो, 4 पाई हो, 3 पाई हो, सारे क्या होते हैं? 0, माइनस साइन 0 ऑलरेडी 0, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये चीज 0 होने के बाद यहां पर क्या आएगा? वी नॉट आई नॉट, ये दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, ऊपर बना देता हूं बेटा। तो यहां से क्या आया? P एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2t मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहां से तो t बचा, यहां से क्या आएगा? 0, तो क्या आएगा? t। तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि जो मैंने अभी इंटीग्रेशन सोल्व किया, बेसिकली इंटीग्रेशन किसका था? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू 0 से t, इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 लिखा था। तो बेसिक सी बात है कि मैं ये कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो हमारे पास होगा, इसका इंटीग्रेशन देखो, एक तो ये 2 नहीं था और एक ये t नहीं था, तो बेसिक सी बात है कि भाई साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर 0 आया था तो साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी लिमिट 0 से t का आंसर कितना आएगा? t बाय 2। ये दो बातें बायो के स्टूडेंट ध्यान दें, ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिक यूं याद होनी चाहिए बेटा, तभी आप टाइमिंग के रिगार्डिंग टाइमली अपने पेपर को तभी पूरा कर पाओगे जब आपको ये छोटी छोटी बातें और ये ट्रिक्स आपको पता होंगी।
कि भाई एवरेज पावर एक रजिस्टर में कैसे निकालेंगे। तो एवरेज पावर, अब देखो यहाँ पर ये तो एक छोटी सी बात थी, एक ट्रिक्स मैंने बीच में इन्वॉल्व कर दी। तो भाई टी से टी कट गया तो क्या आंसर आ गया, वी नोट आई नोट अपॉन 2, दैट इज द एवरेज पावर, दैट इज द एवरेज पावर ऑफ ए इंडक्टर, ए रजिस्टर। एक रजिस्टर की जो हमारे पास एवरेज पावर होगी वो कुछ हमारे पास इस तरह से आएगी। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट बाय अंडर रूट 2। एक ही बात है, एक ही बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं पी एवरेज इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस एंड दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस। सो यू कैन रिटन लाइक दिस एंड दिस। तो आपकी मर्जी है कि आप इसको पीक वैल्यूज की फॉर्म में लिखना चाहते हो या आरएमएस की फॉर्म में लिखना चाहते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ ए रजिस्टर। और यहां से दो बातें मेरे पास क्लियर हो जाती हैं कि एक इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, जिसका लिमिट 0 से टी हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। लेकिन अगर मैं एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करूं 0 से टी लिमिट के लिए तो उसका आंसर क्या आएगा, t/2, जैसा कि मैंने अभी यहाँ करके दिखाया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये 2 कहां से आया, ध्यान है आपको, ये नीचे वाला 2 जो इसके नीचे डिवाइड था मैंने बाहर लिया था, तो बेसिकली इसका आंसर तो t आया लेकिन ये साथ में 2 भी तो था। दैट्स व्हाई आई कैन से कि दैट इज द आंसर इज t/2।